आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में, आप कह सकती हैं, एक तरह से हलचल मचा दी है। जी बिल्कुल। ये कहानी है जालौन के कुठौंद थाने के एसएचओ अरुण कुमार राय की मौत की, जो मामला शुरू में एक सीधी साधी आत्महत्या लग रहा था। वो अब हत्या, ब्लैकमेलिंग और उलझे हुए रिश्तों की एक बहुत ही पेचीदा कहानी बन चुका है। और हमारे पास जो भी जानकारी है वो 8 दिसंबर 2025 तक की मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस मामले की हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हुआ, आरोप क्या है, और इस घटना का पुलिस विभाग और समाज के लिए क्या मतलब है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या था 5 दिसंबर 2025 की रात। जी। एसएचओ अरुण कुमार राय अपने सरकारी आवास पर मृत पाए गए। उनके सिर में गोली लगी थी जो उनकी ही सर्विस रिवॉल्वर से चली थी। और पुलिस ने पहली नजर में, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, इसे आत्महत्या का मामला ही बताया। लेकिन यहाँ एक नाटकीय पहलू था। बिल्कुल। घटना के तुरंत बाद एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को कमरे से भागते हुए देखा गया और वो चिल्ला रही थी। वो चिल्ला रही थी, गोली मार ली, गोली मार ली। यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है ना? बिल्कुल। ये वो पहला पॉइंट था जिसने सीधी सादी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और फिर अगले ही दिन एसएचओ की पत्नी माया राय ने एक एफआईआर दर्ज कराई, और इस एफआईआर ने तो पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हम लोग को जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से। हम लोग के घर पे बात हुई थी कि रात के 9 बजे बातचीत करके बोले कि मैं जा रहा हूँ आराम करने। 10 बजे के करीब में हम लोग को मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है। हम लोग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली बातचीत होती है, जैसे हाल चाल लेना। और अचानक से हुआ तो हम लोग को लगा कि शायद कोई इसमें मर्डर का एंगल हो, कोई रंजिश हो, आपसी रंजिश हो। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि 10 दुश्मन बनते रहते हैं। हम लोग को यही अंदेशा है कि इसमें मर्डर का एंगल है, और हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो सच है वो सामने आए। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है। लोग जैसे ही तहरीर देते तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। और हत्या का आरोप सीधे मीनाक्षी शर्मा पर लगाया। जी, सीधे मीनाक्षी शर्मा पर। और यहीं से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। जैसे ही जांच हत्या के एंगल से शुरू हुई, कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। और सबसे पहली बात जो सामने आई वो थी अरुण राय और महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के बीच का कथित रिश्ता, जिसे रिपोर्ट्स में करीबी अवैध संबंध भी कहा जा रहा है। जी। लेकिन यहाँ जो इससे भी ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं गंभीर बात है, वो ये है कि इन संबंधों के साथ ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा आरोप भी जुड़ा है। ब्लैकमेलिंग? कहा जा रहा है कि मीनाक्षी ने अरुण का कोई निजी वीडियो बना लिया था और उसी के आधार पर वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। अच्छा, ब्लैकमेलिंग किस लिए? मतलब पैसे के लिए? रिपोर्ट्स के मुताबिक मीनाक्षी ने 25 लाख रुपए की मांग की थी। 25 लाख? जी, 25 लाख। और धमकी ये थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो वीडियो वो उसे सार्वजनिक कर देंगी। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल। और इस मामले में एक विरोधाभास भी है। वो क्या? सूत्रों से पता चलता है कि कुछ समय पहले तक एसएचओ अरुण राय खुद मीनाक्षी के कामकाज से नाखुश थे। उन्होंने उसकी शिकायत की थी और उसे थाने से हटाने के लिए अपने सीनियर्स को एक रिपोर्ट तक भेजी थी। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। एक तरफ वो उसे थाने से हटवाना चाह रहे थे जी, और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो उनकी खास बन गई थी। इतनी खास कि वो बिना किसी अनुमति के एसएचओ के सरकारी आवास पर ही रह रही थी। यही तो इस केस की सबसे बड़ी पहेली है। ये रवैये में आया बदलाव कई सवाल खड़े करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक थियरी ये भी है कि शायद हटाने की रिपोर्ट भेजने के बाद ही ब्लैकमेलिंग का असली खेल शुरू हुआ हो। अच्छा, हो सकता है कि वो रिपोर्ट एक ट्रिगर पॉइंट थी जिसने मीनाक्षी को अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। मतलब शायद इसी वीडियो की धमकी के बाद एसएचओ को अपना फैसला बदलना पड़ा होगा और मीनाक्षी को अपने करीब रखना उनकी एक तरह से मजबूरी बन गई। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मीनाक्षी का अतीत भी विवादों से भरा रहा है। 2022 में जब वो पीलीभीत में तैनात थी, तब भी उन्होंने अपने एक साथी सिपाही पर कोई शिकायत दर्ज कराई थी।
तो इस सब के बाद अब जमीनी हकीकत क्या है, जांच कहाँ तक पहुंची है? फिलहाल मीनाक्षी शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। ठीक है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम मतलब SIT बनाई गई है। घटनास्थल पर अपनी फोरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कराए गए हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराया जा रहा है। आगे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होगी उससे हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा है उनका वैल्यूएशन कराएंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है। लोग जैसे ही तहरीर देते हैं तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक महिला आरक्षी का भी नाम आ रहा है कि आवास के अंदर महिला आरक्षी थी जब ये घटना हुआ है। मैंने आपको बताया कि महिला आरक्षी ने ही थाने पर आकर ये कहा साहब ने गोली मार ली है। उस महिला आरक्षी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर, मैं स्पष्ट किया, सभी पहलुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर, महिला आरक्षी कहाँ पर तैनात थी, कुछ क्लियर हुआ है? अभी विवेचना चल रही है। जैसे होगा उसको हम लोग आपको समय के साथ जो भी साक्ष्य आएंगे वो साझा करेंगे। SIT यानी ये टीम अब हर पहलू की गहराई से जांच करेगी। बिल्कुल। SHO का सरकारी आवास जो कि घटनास्थल है उसे सील कर दिया गया है। जाहिर है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। मतलब अब फोरेंसिक सबूत, CCTV फुटेज, फोन चैट्स, हाँ, और बाकी सभी गवाहों से पूछताछ चल रही है। और सबसे अहम बात यह है कि अब मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की जांच की दिशा वो पूरी तरह बदल चुकी है। जी, अब यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग और हत्या का माना जा रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये सिर्फ एक क्राइम केस तो नहीं है, ये तो पुलिस विभाग के अंदर की व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मामला इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे पुलिस महकमे के अंदर निजी संबंध, सत्ता का समीकरण और ब्लैकमेलिंग जैसे तत्व वो एक बड़े अपराध का रूप ले सकते हैं। ये पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और पेशेवर सीमाओं के बीच की जो महीन रेखा होती है, हाँ, उसी रेखा पर एक अहम सवाल खड़ा करता है ये केस। और अगर मान लीजिए अगर मीनाक्षी पर हत्या का आरोप साबित हो जाता है तो इसका क्या असर होगा? इसका असर बहुत गहरा होगा। ये पुलिस की छवि और जनता के भरोसे को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। खासकर ये विभाग के अंदर अनुशासन और महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर एक नई बहस छिड़ सकता है। तो अब जरा जांच पर वापस आते हैं। SIT का फोकस किन चीजों पर होगा? देखिए, SIT का पूरा ध्यान अब सबूत इकट्ठा करने पर है और इसमें फॉरेंसिक सबूत बहुत जरूरी होंगे। जैसे क्या रिवॉल्वर पर सिर्फ SHO के फिंगरप्रिंट्स हैं या मीनाक्षी के भी? और सबसे अहम होगा गनशॉट रेसिड्यू यानी GSR टेस्ट। GSR टेस्ट वो क्या होता है? जब कोई गोली चलाता है तो बारूद के बहुत छोटे छोटे कण वो उसके हाथों पर, कपड़ों पर रह जाते हैं। GSR टेस्ट से पता चलता है कि गोली चलने के वक्त किसके हाथ बंदूक के सबसे करीब थे। अच्छा, तो अगर मीनाक्षी के हाथों पर बारूद के कण मिलते हैं तो ये केस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत होगा। ये छोटी छोटी वैज्ञानिक बातें ही इस केस की दिशा तय करेंगी। और फोरेंसिक के अलावा मुझे लगता है कि उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स और चैट्स इस मामले में शायद सबसे अहम सबूत साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ चैट्स ही नहीं बल्कि कॉल ड्यूरेशन और लोकेशन डेटा भी। क्या SHO की मौत से ठीक पहले कोई लंबी या गुस्से वाली बातचीत हुई थी? क्या मीनाक्षी घटना के वक्त वाकई उसी लोकेशन पर थीं? डिजिटल सबूत झूठ नहीं बोलते और इस केस में वही सबसे बड़े गवाह हो सकते हैं। तो SIT का मुख्य फोकस यही होगा कि क्या 25 लाख की मांग का कोई डिजिटल सबूत है और क्या उस कथित वीडियो का कोई अस्तित्व भी है? जी, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। हम अक्सर वर्दी को एक यूनिट के तौर पर देखते हैं, लेकिन उसके अंदर सत्ता के ये समीकरण कैसे काम करते हैं इस पर ध्यान नहीं देते। सही बात है। एक SHO अपने थाने का, आप कह सकते हैं, राजा होता है। उसके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता।
लेकिन इस मामले ने दिखा दिया कि उस सत्ता के ढांचे के अंदर भी कमजोरियां हैं। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर लाता है, संस्थागत विफलता का सवाल। मतलब ये कि सोचिए, एक थाना इंचार्ज को उसी के थाने की एक सिपाही ब्लैकमेल कर रही है और वो इस बारे में अपने सीनियर्स से शिकायत करने के बजाय कथित तौर पर उसके दबाव में आ जाता है। ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर शायद अपनी ही समस्याओं को लेकर बात करने का भरोसा नहीं है। हाँ, क्या उन्हें डर था कि शिकायत करने पर वीडियो के चलते उनकी ही बदनामी होगी? ये भी हो सकता है। एक पल के लिए उस अधिकारी के मानसिक दबाव के बारे में सोचिए। एक तरफ समाज की रक्षा की जिम्मेदारी, वर्दी की इज्जत, और दूसरी तरफ अपनी नौकरी, परिवार और इज्जत बचाने का एक व्यक्तिगत संघर्ष। इस दोहरी जिंदगी का बोझ शायद बहुत ज्यादा हो गया था। ये केस पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके लिए एक सुरक्षित आंतरिक शिकायत तंत्र की जरूरत को भी उजागर करता है। बिल्कुल। तो अगर मीनाक्षी पर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इसका समाज और जनता के भरोसे पर क्या असर पड़ेगा? असर बहुत गहरा होगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति को सजा मिलने तक सीमित नहीं रहेगा, ये पुलिस की छवि को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर पुलिस थाने के अंदर ही अधिकारी सुरक्षित नहीं है और इस तरह की साजिशों का शिकार हो रहे हैं, तो आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है? जब रक्षक ही एक दूसरे के भक्षक बन जाएं, तो भरोसा किस पर किया जाए? खासकर यह विभाग के अंदर अनुशासन और महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका को लेकर भी एक नई बहस छेड़ सकता है। हाँ, और ये एक बहुत संवेदनशील पहलू है। एक तरफ ये महिला सशक्तिकरण की बात को मजबूत करता है कि एक महिला सिपाही ने कथित तौर पर एक शक्तिशाली अधिकारी को चुनौती दी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आरोप सही है तो ये दिखाता है कि कैसे कोई भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये मामला जेंडर का नहीं बल्कि नैतिकता और कानून के पालन का है। ये केस एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि पुलिस सुधार कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, खासतौर पर अधिकारियों के आचरण, उनके मानसिक स्वास्थ्य और पावर के दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो आज हमने SHO अरुण कुमार राय के मौत के मामले के हर परत को खोलने की कोशिश की। एक ऐसी घटना जो एक साधारण आत्महत्या से शुरू हुई और अब अवैध संबंधों, 25 लाख की ब्लैकमेलिंग और हत्या की एक बेहद उलझी हुई कहानी बन चुकी है। SIT की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जी, ये केस एक आईने की तरह है जो हमें वर्दी के पीछे की जटिल और मानवीय दुनिया दिखाता है। बिल्कुल, और क्योंकि ये मामला जांच के अधीन है, किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हाँ। लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करता है। वो सवाल क्या है? जब कानून के रखवाले ही एक दूसरे के खिलाफ इतने गंभीर अपराधों के आरोपी बन जाएं, तो एक संस्था के तौर पर पुलिस अपने भीतर और बाहर दोनों जगह जनता का विश्वास कैसे बनाए रख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस केस के फैसले से नहीं मिलेगा। नहीं, बल्कि ये इस बात से तय होगा कि पूरा सिस्टम इस घटना से क्या सबक लेता है और खुद को सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है।